भाभी, अपनी माँ हर किसी को मीठे लड्डू और सास कड़वी क्यों लगती है? सुनो जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ। एक पल आराम नहीं मिलता। सुबह आपके रहते ही मम्मी जी और पापा जी को भी नाश्ता दे देती हूँ, फिर टिफिन बांध कर आपको देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं हैं कि इधर फिर से फरमाइश शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। फिर अपना और उनके खाने का इंतजाम खुद कर लेना। लड्डू बनाते हुए सोनी अपने पति अजीत से कहती है। अजीत बोला, लड्डू बना रही हो तो मीठा बोलो। ऐसा क्या हो गया कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों का टोकरा खोलकर बैठ गई। और काम अगर ज्यादा हो गया है तो एक और काम वाली लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार लेगी। सोनी बोली, फिर खर्चा नहीं बढ़ेगा। अजीत बोला, तुम अपने फिजूल खर्च कम कर लेना, पर मुझे ये परेशानी मत बताया करो। अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले कर देता। मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज के प्रवचन सुनने का जिसका कोई फायदा ना हो। इतना कहकर अजीत नहाने चला गया। अजीत के जाते ही सोनी की सास कामनी जी आई और बोली, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने सोचा मेरा बेटा हमारे साथ उठता बैठता नहीं, तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना जागेगी, पर तुम तो उसे हमारे खिलाफ कर रही हो। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी? कल तक ये घर और बेटा सब मेरा था। मैं इस घर की महारानी से कम नहीं थी, पर सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। तुमने ये कैसा सिला दिया? आखिर हम कौन सा फरमाइश तुमसे करते हैं? सोनी बोली, मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे किसी राजमहल की महारानी थी। अरे ये घर सामान और जिम्मेदारी के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया? और क्या मैं गलत कह रही हूँ? इनके ऑफिस जाते ही आप दोनों की चाय की फरमाइश नहीं करते हो। पता है दूध का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने पैसे छापने की मशीन नहीं खोली है। इतना कहते हुए लड्डुओं का डिब्बा लेकर वो कमरे में चली गई। निराश कामनी जी अपने कमरे में लौटी तो उनके पति सुरेंद्र बाबू बोले, क्यों अपनी रोज रोज बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती? जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था वो अब किसी और का हो चुका है। कल तक तुम घर की भले महारानी होगी, पर आज छोड़ो वो सब। कहते हुए मेरी जीभ साथ नहीं देती है। हमारी औकात इस घर में क्या है ये तुम भी जानती हो। चुपचाप राम का नाम लो और विनती करो उनसे अब हमें इस संसार से मुक्त करें। दोनों चुपचाप अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन अजीत किसी काम से शहर से बाहर गया। बच्चे ने पिज्जा खाएंगे की फरमाइश की तो सोनी ने अपने और बच्चों के लिए पिज्जा मंगवा लिया। सास ससुर के लिए उसने खिचड़ी बना कर दी। जब कामनी जी ने कहा, बहू, खिचड़ी तो शनिवार को खाया जाता है, आज तो मंगलवार है और दिन में खिचड़ी? सोनी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी हो रही है कि रसोई में मेरे जाने का मन नहीं है। आज खिचड़ी से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी तो मुझे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पिज्जा खाकर बच्चे खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे। सोनी के पास कुछ काम नहीं था तो वो अपनी सहेली ममता से बात करने लगी और अपने घर की हालत बताई। ममता बोली, तुम्हें उनसे काम निकलवाना नहीं आता? अरे काम वाली को इतने पैसे देती ही क्यों हो? तुम्हारी सास भारी काम नहीं कर सकती, पर बैठे बैठे बर्तन तो धो ही सकती है। काम वाली से दूसरे काम करवाओ।
बर्तन धोना, सब्जी काटना ये सब अपनी सास से करवाओ। बस बदले में जो भी चटपटा खाती हो थोड़ा सा उनके सामने रख दो। शाम में सोनी ममता के सुझाव पर विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहीं अगर वो ऐसा करे और सास ससुर ने विद्रोह कर दिया तो। तभी उसकी छोटी बहन रानी का फोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट चैन नहीं लेने देती है। सब खाकर उठ जाते हैं तब मुझे खाना खाने कहती है। अगर फरमाइश पूरी ना करो तो मेरी शिकायत इनसे करती है। और ये ठहरे सरवन कुमार। तुम्हारा अच्छा है जीजा जी तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कम परेशान नहीं किया होगा। ना जाने ये हर सास बुरी क्यों होती है। बहन की तकलीफ सुनकर सोनी ने निर्णय किया कि अब तो ममता का नुक्शा अपनाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद जब अजीत आए, सोनी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह दफ्तर गए, सोनी ने माथे पर पट्टी बांधी और कामनी जी को चाय देने गई। कामनी जी ठहरी ममता की मूरत। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? सोनी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरा सर फटा जा रहा है। ऊपर से सपना काम वाली बोली है कि वो बर्तन नहीं धोएगी, उसके हाथ में दर्द है, वो दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए, मैं कब बर्तन धोऊंगी और कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं जिससे मदद मांग सकूं। सुरेंद्र बाबू शंका की दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। कामनी जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू? मैंने तुम्हें बेटी से कम नहीं समझा है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वो सोनी के साथ चली गई। रसोई में सोनी बोली, मम्मी जी आपसे बर्तन धुलवाने में अच्छा तो नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बाम लगाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। सपना सोनी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वो बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पर पाप लेती हो? जो आपको बहू रानी बनाकर घर में लेकर आई, आप उसे नौकरानी वाले काम करवा रही हो। सोनी बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। बर्तन धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगी। तुम आज से कपड़े और झाड़ू पोछा किया करो। और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मेरी मालिश कर दिया करो। सपना हैरानी से सोनी की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में सोनी ने पनीर की सब्जी बनाई। सास ससुर को रोटी दाल के साथ पनीर की सब्जी दी। कामनी जी देखकर खुश हो गई और सुरेंद्र बाबू से बोली, आज तो आपके पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। सुरेंद्र बाबू कटोरी में हाथ घुमाए तो एक पनीर का टुकड़ा आया और बाकी आलू के टुकड़े थे। कामनी जी देखकर बोली, ये भी तो देखिए पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती है। खा लीजिए। सुरेंद्र बाबू बोले, ये तुम्हारे बर्तन धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है? कामनी जी बोली, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं। अपने घर के काम को कोई ऐसे कहता है। घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो ये रोज का हो गया था। सोनी कुछ न कुछ बहाना करके छोटे मोटे काम कामनी जी से करवाती रहती। बेचारी कामनी जी पति को ढंग से खाना मिले इस वजह से चुपचाप सब करती जाती। ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं रही थी। आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा। काम की थकान कामनी जी के चेहरे पर दिखने लगी। एक रोज जब सोनी कमरे में सो रही थी और कामनी जी धूप में कपड़े उठा रही थी, सुरेंद्र बाबू बहू के कमरे पर दस्तक देना शुरू किए। सोनी हड़बड़ाकर उठाई और बोली, बाबूजी, कोई अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह पीटता है क्या? तूफान आ गया है जो मुझे नींद से जगा दिया।
वो बोले, बहू, इतनी धूप में जो औरत कपड़े सुखा रही है वो तुम्हारे पति की माँ और इस घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है। फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी कैसी हालत हो रही है। सोनी बोली, बाबूजी, मैंने उनसे नहीं कहा है कि अभी ही कपड़े उठा ले। अरे शाम हो जाती तब आराम से उठाती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए। वैसे भी पूरे दिन पलंग पर ही तो तोड़ते हैं। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। सुरेंद्र बाबू ने कामनी जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रख उन्हें कमरे में ले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता हूँ। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो और बीमार पड़ जाओगी तो ना तो बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना ही बहू दो रोटी देगी। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कामनी जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर लुढ़क गई। रात हुई। बेटा खाना पीना खाकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो सुरेंद्र बाबू उसके पास गए और सारी बात बताई। अजीत बोला, क्या माँ, आपने उम्र में काम नहीं करती थी और ऐसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सोनी आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? सुरेंद्र बाबू निराश होकर अपने कमरे में चले गए। सुरेंद्र बाबू हर तरफ से हार चुके थे कि कैसे अपने पत्नी की परेशानियों को कम करें। तभी उनकी बेटी कविता का फोन आया। सुरेंद्र बाबू ने इतने दिनों की आप बीती सब बताई और बोले, बेटा, जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटे बहू उसे खरी खोटी सुनाते हैं। मेरा सीना छलनी हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहाता, पर अपनी पत्नी की ये दशा देखकर भी नहीं पाता हूँ। कविता ने उन्हें आश्वासन दिया और बोली, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। बच्चों के स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होगी तो मैं आ जाऊंगी। आकर माँ से बात करती हूँ। तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन कामनी जी का स्वास्थ्य गिर रहा था। कविता छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस सुरेंद्र बाबू को थी। जैसे ही कविता घर में आई, उसने देखा माँ आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। माँ, ये क्या कर रही हो? क्या सपना ने घर का काम करना छोड़ दिया? और भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी! ननद की आवाज सुनकर सोनी हड़बड़ाकर उठी और आंगन में देखी तो ननद साथ का हाथ धुलवा रही थी और बोल रही थी, माँ, भैया की शादी करके क्या आपने लिए मालकिन लाई थी या घर की बहू लाई थी जो आज ये दिन बहू दिखा रही है? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। सोनी मुस्कुरा कर बोली, अरे कविता जी, आप कब आई? आने से पहले खबर भी नहीं की। कविता बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या जरूरत है? और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे देखती? औरत तो ममता की रूप होती है। आप मेरी माँ से ये सब करवा रही हैं। और सपना, तुम क्या कर रही थी? सपना डर कर बोली, मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। कविता बोली, वाह, जिसका घर है वो बर्तन धो रही है और बहू मालिश करवा रही है। क्या जमाना आ गया है।
अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे ये सब करवाएगी तो आपको कैसा लगेगा? सोनी बोली। घर आते ही आपने कलह शुरू कर दिया। हाँ, आप तो बोलेंगी ही, आपकी माँ जो है कोई बहू की तकलीफ कहाँ देखता है। कविता बोली, भाभी, मैं ये नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो ये भी जरूरी नहीं है। किसी और की सास अगर बुरी है तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? इतना कहकर कविता कामनी जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड करते हुए कामनी जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी और ये क्या अकेली आ गई? दामाद जी और बच्चों को नहीं लाई? कविता बोली, माँ, अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वो तुम्हारी ये हालत देखकर क्या सोचते? माँ, बहू को माँ बनने अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी, एक बात बताऊं, इस सब के दोषी भैया भाभी के साथ आप और माँ खुद हैं। इधर सोनी ने फटाफट अजीत को फोन किया। अजीत भी दफ्तर से जल्दी लौटकर आया। सोनी सबके लिए चाय लेकर आई तो अजीत बोला, मैंने सुना है घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। कविता बोली, अच्छा, और आपको दफ्तर तक खबर पहुंच गई? फिर तो माँ की जो हालत है वो भी खबर आपको होगी, या फिर आप माँ की परेशानियों से अनजान हैं? अजीत बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? कविता ने पूरी बात बताई। अजीत बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद और बहू की मदद करे तो गुलामी। कविता बोली, मुझे शर्म आ रही है कि आप अपनी माँ की तकलीफ जब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी पत्नी कैसे समझेगी? बाबूजी, आप ये भूल गए कि ये घर, ये परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया है, फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जब तक वो ना चाहे अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी उठानी होगी, पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही है बल्कि बुजुर्गों को दी जाती है। अजीत बोला, कविता, तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। कविता बोली, नहीं, ये घर भी मेरा है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। सोनी बोली, अब आई असल बात जुबान पर। ये कहिए कि आपको घर और संपत्ति में से हिस्सा चाहिए। कविता बोली, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे मायके की संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति लेने नहीं दूंगी। बेटी की बातों को सुनकर सुरेंद्र बाबू को साहस आया। उन्होंने कहा, कविता सही तो कह रही है बहू, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति बेटी के नाम ही
कर देता हूँ। कविता हैरान होकर सुरेंद्र बाबू की ओर देखने लगी। सोनी बोली, बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुरेंद्र बाबू बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्यों दूं तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और जाओ दूसरे घर की रानी बनो। अजीत चुपचाप था। कामनी जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं कहोगे? अजीत बोला, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं देता था। कविता बोली, भैया अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर ये हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। कविता अपने माता पिता से बोली, बाबूजी मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते हैं। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वो आपकी कमजोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद सुरेंद्र बाबू ने सबको इकट्ठा बुलाया। अजीत की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। सुरेंद्र बाबू एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक फैसला लिया और बोले, यहीं पास में मैंने एक जमीन खरीदी थी, वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं कविता के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम पर कर दूँगा। ये मेरी आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ, ये सास बहू की लड़ाई में मुझे क्यों सजा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। कामनी जी बोली, बेटा तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी कुछ नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस देती और झुकती ही आई और तुम लोगों ने उसे मेरी कमजोरी समझ ली। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। तभी सपना बोली, माँ जी, मैं भी भाभी जी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी बन गई हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पगार देंगी मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपके ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। सपना का सहारा लेते हुए कामनी जी अपने कमरे में चली गई। इंसान चाहे जितनी भी चाले चले, पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में अजीत और सोनी को शिफ्ट होना पड़ा। अब सोनी को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। सुरेंद्र बाबू ने सपने के पति को भी अपने घर पर काम लगा दिया। अब वो बागवानी की देखभाल करता और बाहर के सारे काम भी करता। ऊपर वाले घर में किराया लग गया तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी।
दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी एक की गलती से उन रिश्तों के तार तार हो जाते हैं। किसी घर में अगर कोई कमी है तो उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि उसी गलती को अपने घर में दोहराएं और खुद को दोषी बनाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।